नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे कल की क्लास में हमने वर्णों का उच्चारण स्थल पढ़ा था कि कौन सा वर्ण कौन सी जगह से उच्चारित होता है, कौन सा जो है उनका उच्चारण स्थल कौन सा है। उसके बाद में हमने सारी जो है उसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने कि अकुह विसर्जन नाम कंठ, इचु यसाना तालु, ऋतु रसाना मूर्धाल, ऋतु लसाना दंत, यदितो कंठ तालु, उदोतो कंठ ओष्ठ्य, उपवर्ग ध्वनि ओष्ठ्य, वकारस्य ध्वनि दंतोष्ठ्य। ऐसा करके मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी और बाद में हमने कहा था कि हम इससे आगे का टॉपिक शब्द विचार लेंगे, लेकिन जो वर्णों का उच्चारण स्थल है उसके थोड़े महत्वपूर्ण बिंदु जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उच्चारण स्थल कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा वगैरह जो आज जो है हम टॉपिक वो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। उसमें हम देख लेते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थल की परिभाषा क्या है, कि वर्णों के उच्चारण स्थल है क्या और इनसे जो कंठीय ध्वनि कौन सी है, तालव्य कौन सी है और ये कहाँ से उच्चारित होती है, ये हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले वर्णों के उच्चारण स्थल की परिभाषा देख लेते हैं कि मुख के जिस भाग से वर्ण या अक्षर का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थल या उच्चारण स्थान कहते हैं। फिर स्थान भेद के अनुसार, मतलब स्थान भेद जो है उसके अनुसार वर्णों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। कल हमने पढ़ लिया था कि तालव्य कौन सा है, कंठ्य कौन सा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अकुह विसर्जन नामक कंठ, मतलब अ और आ, ये जो सारे वर्ण बोले जाते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। तो कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ्य वर्ण कहते हैं, मतलब जो कंठ से बोले जाते हैं उनको कंठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ और अंग, ह और विसर्ग को हम इन दो बिंदियों से दर्शाते हैं विद्यार्थियों। और उसके बाद में हमने कहा था कि ई चू यसाना तालु, मैंने आपको पहले भी कहा था चू का अर्थ आप च वर्ग पूरे से मानना। तो तालव्य में तालु से बोले जाने वाले वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। और ऐसे वर्णों का उच्चारण तालु में जीभ या जीवा के छूने से होता है। वर्णों का जो उच्चारण है वो तालु में, हमारी जो जीभ है वो तालु को छुएगी या तालु से टकराएगी, उससे ये जो वर्ण है उच्चारित होंगे। जैसे ई, च, छ, ज, झ, य और य और श, इनका जो उच्चारण स्थल है वो तालव्य है। उसके बाद में विद्यार्थियों हमने बताया था ऋतु रसाना मूर्धा, मतलब री ट वर्ग पूरा, र और श, इनको कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से। तो मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों यानी मूर्धा जो कि तालु का पिछला भाग है, तालु का जो पिछला भाग है उसे हम मूर्धा कहेंगे। उसे मूर्धन्य, उसके जीभ के छूने से जब उच्चारण होता है तो उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, ण और र और श। उसके बाद में हमने बताया था दंत्य में हमने बताया था लृत लसाना दंता, लृ मतलब संस्कृत में जो लृ होता है वह, और त वर्ग पूरा जिसमें त, थ, द, ध, न और ल और स, इनको भी हम कहाँ से बोलेंगे, दंत्य से बोलेंगे। इसमें जीवा जो जीभ होती है वो ऊपर के दांतों को छूती है तो उच्चारण होता है, तो उनको हम दंत्य कहते हैं। इसके बाद में हम ऋतु रसाना मूर्धा हमने प्रकंठ, अकुह विसर्जन कंठ, इचु यसाना तालु, ऋतु रसाना मूर्धा, लृत लसाना दंत। अब है उपवर्ग ध्वनीय ओष्ठ, मैंने आपको सूत्र बताया था उपवर्ग ध्वनीय ओष्ठ। उपवर्ग ध्वनीय ओष्ठ का मतलब देखो, ओठों या होठों से बोले जाने वाले वर्णों को ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे उ, प वर्ग पूरा जिसमें प, फ, ब, भ और म, ये किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। एक बार आपको मैंने कल भी बताया था कि आप बोल के देखिए, जैसे उ, प, फ, ब, भ, म, सिर्फ ओठों का ही प्रयोग होता है, इसलिए इनको ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। इसके बाद में कंठ तालु, मैंने आपको बताया था कि एदे तो कंठ तालु, ए और ऐ दोनों किससे बोले जाते हैं, कंठ और तालु से। यानी जिनको बोलने में कंठ और तालु दोनों की मदद लेनी पड़ती है उनको बोलते हैं हम कंठ तालव्य। जैसे ए आय, इसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है। उसके बाद में कंठोष्ठ्य, ऐसे वर्ण जो कंठ और ओष्ठ यानी होठों से बोले जाते हैं उन्हें कंठोष्ठ्य कहते हैं। और ये दोनों हैं आपके ओ आओ, तो इनको हम किससे बोलेंगे, कंठ और ओष्ठ से। फिर है दंतोष्ठ्य में हमारे एक ही वर्ण आता है जिससे कहते हैं वह, मैंने आपको बताया भी था कि वकारस्य ध्वनि दंतोष्ठ्य। इधर उपवर्ग ध्वनि ओष्ठ, एदे तो कंठ तालु, एदो तो कंठ ओष्ठ्य, और वकारस्य ध्वनि जो है वो दंत और ओष्ठ से बोली जाती है। दंत और ओष्ठ से एक ही ध्वनि बोली जाती है, वह है व। बोल के देखिए व, तो वह हम बोलते हैं तो जो हमारे दांत है ऊपर के वो नीचे वाले होठ को छूते हैं तो इससे वह ध्वनि निकलती है। उसके बाद में अनुनासिक जो है, मुख और नाक से बोले जाने वाले वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। इसमें क्या है कि प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर आएंगे जिसमें अंग, य, ण, न, म। अनुस्वार को हम एक बिंदी से दर्शाते हैं और अनुनासिक जो होता है उसको चंद्र बिंदु से
दर्शाते हैं। फिर है विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं विद्यार्थियों? विसर्ग को अक्षर के आगे दो बिंदुओं से, ये विसर्ग लगा हुआ होगा, वो अक्षर के आगे जो है दो बिंदु लगे होंगे के रूप में दर्शाया जाता है। और इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है। जब हम बोलते हैं ना कि प्रातः, तो हमने क्या बोला, इसमें ह की ध्वनि आई, इसलिए इसको आधे ह की भांति बोला जाता है। उसके बाद में हलंत क्या है विद्यार्थियों? हलंत उच्चारण को सुगम बनाने के लिए व्यंजनों में अ मिला दिया जाता है, यानी स्वर मिला दिया जाता है, तथा स्वर रहित करने पर, जो स्वर रहित करने के लिए हम क्या करेंगे, व्यंजन के नीचे हलंत लगा देंगे। अब इसके व्यंजन किसी भी व्यंजन से हम स्वर को हटा देंगे या अ को हटा देते हैं तो वो व्यंजन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो आधा हो जाने के कारण वो चल नहीं पाता, उसके लिए उसके नीचे हम तिरछी रेखा खींच लेते हैं, जिसे हलंत कहा जाता है। फिर है मात्रा। तो विद्यार्थियों मात्रा जो है व्यंजनों में स्वर के संयोग से स्वर का रूप बदलने में काम आती है, उसे मात्रा कहते हैं। जैसे देखो, ये अ की तो कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा ये, और फिर ई की मात्रा छोटी ई की, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की मात्रा, ये री की, ये ए की, ये आए की, ये ओ की, और ये औ की, और ये अंग की और अह की। तो विद्यार्थियों अपने वर्णों के उच्चारण स्थल हमने पढ़ लिए हैं। कल जो है हम शब्द विचार से अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।